हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बल खाती नदियों सी, निडर निर्झरों सा, मस्त झोंकों सा, उन्मुक्त लहरों सी, और बेलौस हंसी की तरह होता है अलहड़ अलबेला बचपन। लेकिन अब इस बिंदास बचपन को किसी की नजर लग गई है। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए, जिनकी एक मुस्कान किसी रोते इंसान को हंसा दे, ऐसे फूल से कोमल बच्चों पर वहशियाना जुल्म हो रहे हैं। अपराधियों के शिकार बन रहे हैं ये नन्हे फरिश्ते। और ये सब हो रहा है मध्य प्रदेश में। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकारी आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। उम्र के जिस पड़ाव में मासूमों को घर के आंगन में खेलना कूदना था, उसी उम्र में ये बच्चे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर भीख मांग रहे हैं, रईसों और रसूखदारों के घर पर चाकरी कर रहे हैं। वो भी तब जब राज्य सरकार ये दावा करती है कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। नाबालिग लड़कियों के लिए तो हालात और खराब हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर वो कौन लोग हैं जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं? IBC 24 की खास पड़ताल में आज हम आपके सामने इन्हीं सवालों के जवाब रखेंगे। मध्य प्रदेश बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है, ये दावा NCRB की रिपोर्ट भी कर रही है। NCRB की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि मध्य प्रदेश में पिछले साल 8,751 बच्चे लापता हुए। इनमें 7,230 नाबालिग लड़कियां भी शामिल थी। रिपोर्ट से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके मानव तस्करी के मामले में और भी खराब रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आखिर मध्य प्रदेश से बच्चे क्यों गायब हो रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में बच्चों की तस्करी हो रही है, ये जानने के लिए देखते रहिए IBC 24 की ये विशेष पड़ताल। जी हाँ, NCRB की रिपोर्ट की हकीकत जानने जब हमारी टीम राजधानी भोपाल से आदिवासी जिलों में पहुंची और कुछ गांव में जाकर लोगों से बातचीत की, तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल आदिवासी जिलों में एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है। बच्चों को बहला फुसलाकर दूसरे प्रदेश में ले जाया जाता है। आगे बढ़ें उसके पहले जरा ये बातचीत आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश में NCRB की रिपोर्ट के बाद सियासत भी गरमाई हुई है। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश से बच्चों के गुमने का सिलसिला जारी है और औसतन मध्य प्रदेश में हर रोज़ 30 से 40 बच्चे गायब होते हैं। ये बच्चों की तस्करी है या फिर धर्मांतरण का दूसरा मुद्दा है। इसी की पड़ताल करते वक्त हम मंडला ज़िले के बिछिया ब्लॉक के गांव में पहुंचे हैं, जहां से इस क्षेत्र से लगभग 19 बच्चों को छत्तीसगढ़ ले जाया गया था, जहां से रायपुर में उनको बरामद किया गया। उसके बाद काफ़ी गहमा गहमी का माहौल लगातार बना रहा। मध्य प्रदेश की सरकार पर लगातार हमले भी हुए कि मध्य प्रदेश में बच्चों की तस्करी हो रही है। लेकिन इन सब के पीछे हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये बच्चे यहाँ से क्यों गए, क्या वजह थी और कौन लोग उन बच्चों को वहाँ ले गए। मेरे साथ मैडम, इनसे बात करते हैं। आपकी नाती को यहाँ से ले गए, कौन ले गया था, किस लिए, क्या बोल के ले गए थे, क्या आपसे बात हुई थी? पढ़ाई लगा के ले रहे हैं सर। वहाँ पढ़ी लिखी, वहाँ अच्छी हॉस्टल है, वहाँ फीस नहीं लगाए, सब चीज खाना पीना सब मिल ही नन्ना इसका केयर पढ़ा बुका के ले रहे हैं। कौन आया था आपसे ये बात करने, और किसने ये आपको कहा था कि हम निःशुल्क उसको बच्चे को बिना पैसा नहीं लगेगा उसको पढ़ाएंगे? तो ये जानकारी हमारा मोहन धोरवे दे रहा है, अंजनी में है मोहन धोरवे करके। तो वह जानकारी वह दाइस्ता हम ओखर द्वारा हम फिर वही पास्टर है मंडला में, तो ओखर से बातचीत वह कर रहा है। तो उसे मोहन धोरवे गए रहा है साथ में भी, और वह पास्टर गए रहा है अपन के बच्चा न लड़का रख के 3 बच्चा है वह पास्टर के 3 धर के गए रहा है। पास्टर को आप जानती हैं, वो ईसाई है? जी।
क्या बोल के ईसाई है का तो बोलते मैं देखी नहीं यहाँ पर मंडला के पास डरला अखरिया ईसाई है वो तो मोहन दुर्वे। आपको कैसे पता चला कि आपका बच्चा जो वहाँ गया फिर उसका एडमिशन हुआ नहीं हुआ, आगे उसका क्या हुआ? फिर हिंखर माँ बाप जिन गए रहा न 1 घंटा का 2 घंटा तक ले बैठा के उन्होंने बताए नहीं कि अच्छा पढ़ाई लिखाई कर ही है बच्चा यहाँ रही और यहाँ हिन्ना अच्छा जानकारी समझ में आ ही हिन्ना होशियार बन जा ही ऐसे कह के उन्होंने बताई। बाद में पता चला कि हमने खुद देखा, तस्वीरें देखी, एक ही कमरे में सारे बच्चों को सुलाया हुआ था। जी वो सुलाया तो हम भी देखी हन फिर वो मोबाइल में के द्वारा तो हम फिर घबराए गए कैसे महीन लड़का ऐसे ऐसे सोने ने अलग लड़का है अलग लड़की है ऐसे कह के घबराने के बाद फिर कैसे मैं ऐसे है ऐसे कह के फिर हम खुद ही घबराए गए। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में और ख़ासकर ट्राइबल इलाकों में जिस तरीके से बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट आ रही है वो काफ़ी चिंताजनक है। लगातार इस तरीके से जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। साल 2020 में 1 साल के भीतर जब पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा था, कोरोना की भीषण महामारी के बीच में लॉकडाउन लगा था, तब 8,751 बच्चे लापता हुए और ये सभी बच्चे जो हैं 18 साल से कम की उम्र के हैं। लेकिन गनीमत इस बात की रही, खुशकिस्मती इस बात की रही कि इस गांव से जो बच्चे लापता हुए थे, माताजी के जो नाती जो यहाँ से गए थे छत्तीसगढ़ पढ़ाई के नाम पे, वो सकुशल उनकी वापसी हो गई। अब ये इनके लिए बड़ा सबक है। ये दावा कर रही हैं कि आगे कभी अपने बच्चों को बाहर दूसरे प्रदेश में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। तो सुना आपने इस बुजुर्ग के दर्द को। अब आपको इस बुजुर्ग की पीड़ा की पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर बाल गृह से 19 नाबालिगों को रिहा कराया गया। सभी बच्चे मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रहने वाले थे। बाल गृह महज 20 दिन पहले ही शुरू हुआ था। सभी बच्चे उन परिवारों से हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। बच्चों की उम्र 7 से 10 साल के बीच थी। ये बच्चे छत्तीसगढ़ में पढ़ाई करने के लिए भेजे गए थे। बाकायदा उनके माता पिता से इस बात की मंजूरी भी ली गई थी। हमारे साथ ये सज्जन, इनके बेटे भी वहाँ पढ़ने गए थे। क्या आपसे कहा गया था कि आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए कहाँ ले जा रहे हैं? वो तो रायपुर लेके गए थे सर जी। जी। क्या कौन आया था आपसे, किसने बात की थी और क्या कहा था? और यही कहा गया था कि मतलब प्राइवेट स्कूल है लेकिन मतलब पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से होगी, वो सब कुछ देख रेख करके। तो हम लोग सोचे गांव देहात के आदमी हैं, मतलब अच्छा से मतलब इधर पढ़ा भी नहीं सकते, तो वहाँ निःशुल्क है तो हम आश्रम करके बोले तुम ठीक है पहुँचा देते हैं भाई। और गांव में क्या है बच्चे घूमते भी थे। अभी क्या है लॉकडाउन की वजह से स्कूल वगैरह जारी नहीं था तो हम पहुंचा दिए थे। जी। उस समय आपके क्षेत्र में भी कई सारे स्कूल हैं, जिस मवई ब्लॉक में हम लोग खड़े हैं, जिस गांव में हैं, आसपास मुझे भी स्कूल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या इंतजाम नहीं है बच्चों के लिए उतने पुख्ता? इंतजाम तो है सर जी, लेकिन अभी सब लॉकडाउन की वजह से सब बंद थे ना उस टाइम में। जी, इसके वजह से। तो बंद तो वहाँ भी थे। जी, लेकिन वहाँ जो है मतलब पढ़ाई जारी थी। जी। तो ये बाद में आप लोगों को कैसे पता चला कि बच्चों को किस स्थिति में रखा जा रहा है? नहीं, हम खुद लेके गए थे ना सर जी, देख के भी आए थे सेक्टर नंबर वहाँ। लेकिन जब तस्वीरें हमने देखी, एक ही कमरे में इतने सारे बच्चों को रखा था, आपने जिस आश्रम के लिए बच्चों को दिया था, उनके पास तो बच्चे थे ही नहीं। तो बच्चे यहीं से लेके गए थे ना सर जी, सभी बच्चे इधर ही से थे, MP से। जी। नहीं, वो मध्य प्रदेश से ही थे, मंडला डिंडोरी से थे। लगातार ये हम लोग देख रहे हैं बच्चे यहाँ से गायब हो जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। गांव में लोग इतने सारे, इस क्षेत्र में लोग सक्रिय हैं ऐसे। चलिए ठीक है। कई बच्चों को आगे दोबारा भेजने का इरादा है बाहर पढ़ने के लिए, अगर कोई ऐसा ऑफर देगा? नहीं, भेजा भी सकते हैं, नहीं भी भेजा सकते। क्या है कि यार बेहतर मतलब गांव में जो है अच्छा से पढ़ाई नहीं होता, इसके नाम से पहुंचा दिए थे। जी। और अगर ये भी कह रहे हैं कुछ लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक के सांसद हैं, कि धर्मांतरण बहुत हो रहा है। जी। और इस वजह से मिशन स्कूलों में बच्चों को ले जाया जा रहा है। नहीं, धर्मांतरण तो नहीं, हम लोग तो पहले से ही क्रिश्चियन हैं। जी। और संस्था का है तो मतलब निःशुल्क सब कुछ है, इसके वजह से हम लोग पहुंचा दिए थे। तो यहाँ भी तो आश्रम है, यहाँ भी तो मिशन के स्कूल? यहाँ मिशन है सर जी, लेकिन सब पैसा लगता है, यहाँ प्राइवेट स्कूल है। और अच्छा। अपने संस्था में तो पैसा वैसा नहीं लगता, इसके नाम से हम लोग पहुँचा दिए थे। जी। चलिए, जो छत्तीसगढ़
कि रायपुर में जो बच्चे मिले थे वो सभी बच्चे मंडला और डिंडोरी के हैं। राहत की बात है कि ये बच्चे सकुशल चले आए हैं। शासन प्रशासन ने, दोनों ही सरकारों ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा और बुनियादी जो व्यवस्थाएं, बुनियादी जो सुविधाएं हैं, वो लोगों को नहीं मिल पा रही। यही वजह है कि दूसरे राज्यों में 4 साल से 7 साल 10 साल तक के बच्चों को भेजने की मजबूरी इन परिजनों के सामने है। बालगृह से जैसी तस्वीरें मीडिया में सामने आईं, बच्चों के परिजनों को ये उम्मीद नहीं थी कि अपने कलेजों के टुकड़ों को जिस भरोसे के साथ विदा किया था, उनको इस तरह से रखा जाएगा। एक कमरे में 19 बच्चे एक साथ कैसे रहे होंगे भला। हालांकि बच्चों के परिजनों ने इस घटना के बाद बड़ा सबक लिया, फिर भी कैमरे के सामने सच बोलने से हर कोई कतराता दिखा। शायद उन्हें डर है कि उनके बोलने से वो सिस्टम बेनकाब हो जाएगा जो ये दावे करता नहीं थकता कि प्रदेश में सब कुछ नॉर्मल है। पर सच तो ये है कि उस सिस्टम ने अब तक आदिवासी इलाकों में न तो सही स्कूल दिए और न बेहतर अस्पताल। रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है ये इलाका, और इसका फायदा उठाते हैं वो अपराधी जिनके निशाने पर होता है ये मासूम बचपन, जिनके शिकार बनते हैं ये मासूम बच्चे। आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में औसतन हर रोज 25 से 30 बच्चे गायब हो रहे हैं, और इनमें सबसे ज्यादा संख्या लड़कियों की है। इनकी संख्या तकरीबन 20 के आसपास है। यानी आदिवासी इलाकों से गायब होने वाली लड़कियों की तस्करी दूसरे राज्यों में हो रही है या फिर लड़कियों की खरीद फरोख्त की जाती है। यह अपने आप में काफी गंभीर मुद्दा है, लेकिन गायब होने वाली ऐसी भी लड़कियां हैं जो सालों तक बरामद नहीं हुई। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश से पिछले साल 7,251 लड़कियां गायब हुईं। इन लड़कियों का सौदा कर दिया गया या फिर खुद की मर्जी से घर छोड़ दिया। फिलहाल ये जांच का मसला है। मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, शहडोल, झाबुआ, अलीराजपुर जैसे जिलों में लिंगानुपात लगभग बराबर का है, लेकिन सबसे ज्यादा लापता होने वाले नाबालिग इन्हीं जिलों के हैं। योगेश जी, ये मंडला के कई सारे बच्चे यहाँ से मिसिंग हैं। अभी 2 रेस्क्यू आपने कराए हैं। ये तो वो लोग हैं जो रिपोर्टेड हैं। क्या घटना थी, एक बार दर्शकों को बताइए। देखिए, रायपुर महिला बाल विकास विभाग ने हमको सूचना दी कि रायपुर में नवा रायपुर जो कहलाता है, वहाँ पर मंडला जिले के 20 बच्चे अवैध बाल गृह में रखे हुए थे। उनको उन्होंने रेस्क्यू किया है। तुरंत हमारी सीडब्ल्यूसी की टीम जो है वो जिला प्रशासन के संपर्क में आई और वहाँ सीडब्ल्यूसी से संपर्क रायपुर में किया। इस बात की तस्दीक हुई और हमने एसआईआर कराई कि हाँ, ये बच्चे मंडला जिले के ही हैं। जब एसआईआर जो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि और वस्तु स्थिति क्या थी, इस बात की जानकारी हमको मिलती है। एक चौंका देने वाली जानकारी हमको ये सामने आई कि एक तरफ विभाग ये कह रहा है कि ये बच्चे अवैध बाल गृह में रखे गए थे। यहाँ तक तो बात क्लियर हुई, लेकिन बात जो सामने आई कि ये ना तो तस्करी का मामला था, ना बरगला के ले जाने का मामला था। इस मामले में बच्चों के अभिभावक ने अपनी सहमति से बच्चे वहां भेजे थे और बच्चों के अभिभावकों के सहमति पत्र भी हमको प्राप्त हुए हैं। तो इस मामले को सीधे तस्करी से या ट्रैफिकिंग से जोड़ना प्रथम दृष्टया सीडब्ल्यूसी को उचित नहीं लगा, लेकिन फिर भी हमने रायपुर पुलिस को और मंडला पुलिस को इस बाबत पत्र लिखा है कि इसमें इस एंगल से भी जांच करें कि इसमें क्या तथ्य पाए जाते हैं। ये रिमार्केबल बात इसमें ये है कि इनको कैसे मालूम चला कि रायपुर में इस तरीके की कोई संस्था काम करती है। पहला प्रश्न जो आपका है उसका मैं जवाब दे देता हूँ कि निसंदेह ये बच्चे वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं रखे गए थे। एक ही कमरे में इन बच्चों को रखा गया था। इस बात को की पुष्टि सीडब्ल्यूसी रायपुर ने भी की है और महिला बाल विकास रायपुर ने भी की है। तो इसी आधार पे उन बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू कराया गया था कि भाई बच्चे गलत तरीके से रखे गए हैं और विभाग के नॉर्म्स के द्वारा संचालित बाल गृह में नहीं रखे गए हैं। जहाँ से ये बच्चे रायपुर गए थे वो संस्था कौन सी थी? मिशनरी संस्था थी?
मिशनरी संस्था में एडमिशन के लिए भेजा था, चूंकि ये बच्चे वहाँ से रेस्क्यू नहीं हुए हैं। मतलब नेक्स्ट स्टेप इनका जो था वो एडमिशन का था। वो मिशनरी संस्था में इनको एडमिशन दिलाया जाता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना तो वो संस्था चालू थी ना हॉस्टल चालू थे। तो ले जाने वाले ने जिस भी व्यक्ति को सौंपा था वो एक एनजीओ का संचालक है। उस एनजीओ के संचालक ने एक अनाथ आश्रम का बोर्ड लगा के वहाँ पर इनको रखा हुआ था। ये भी मुमकिन है जो वो एनजीओ का जो संचालक था वो मिशनरीज की संस्थाओं के लिए काम करता हो, बच्चे लाने का दूसरे प्रदेशों से। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर से नाबालिग 19 बच्चों को बरामद किया, ठीक उसी दिन तेलंगाना से 15 नाबालिग लड़कियों को भी बरामद किया गया था। मध्य प्रदेश से जब नाबालिग लड़कियां गायब हो रही थीं, तब कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में लॉकडाउन लगा था। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था। हर कोई संक्रमण के डर से अपने आप को सुरक्षित करने घरों में कैद था। हाईवे पर पुलिस का पहरा था। बावजूद इसके एक ही जिले के एक ही ब्लॉक की इतनी लड़कियों की तस्करी, वो भी दूसरे राज्यों तक कैसे मुमकिन हो पाई? मंडला जिले के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को केरल से एक और हैरान करने वाली खबर मिली। दरअसल केरल की कोर्ट ने मंडला जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को पत्र लिखकर ये बताया कि मंडला जिले की 3 नाबालिग लड़कियां जो लापता थीं, उनके साथ केरल में दुष्कर्म हुआ। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष प्रीति पटेल ने IBC 24 से बातचीत में ये सवाल उठाते हुए पूछा कि लॉकडाउन के वक्त लड़कियों की तस्करी होना क्या सिस्टम की घोर लापरवाही नहीं? प्रीति पटेल जी हमारे साथी। मैडम, आप वहाँ पहुँचे, आपको क्या खबर मिली? एक तस्वीर हम भी देख रहे थे कि एक कमरे में बहुत सारे बच्चे सोए हुए हैं। हम लोग को पता चला कि एक ही कमरे में बच्चियां और बच्चे दोनों एक साथ में वहाँ पे रुकाया गया है। और जैसे CWC मंडला के संज्ञान में ये आया कि बच्चे रायपुर में हैं, तो मैं तुरंत वहाँ गई। बच्चे CCI में थे। रायपुर की जो CWC की कमेटी थी, उन्होंने बाल गृह में प्रॉपर तरीके से रखा हुआ था बच्चों को। जो बच्चा थी वो अलग रखाई गई थी और जो लड़के थे वो दूसरे CCI के दूसरे रूम में थे। मैं जाके बच्चों से मिली, वहाँ पे उनके हालात मैंने देखे। बच्चों ने क्या बताया? बच्चे सुरक्षित थे CCI में। जिसके पहले जब बच्चे थे वो एक ही कमरे में बालक और बालिकाएं रुकाए गए थे, जो संवेदनशील थोड़ा सा था। बच्चों को ले जाया गया, उनके पेरेंट्स से आप लोग की बातचीत हुई, काउंसलिंग हुई होगी। उन परिजनों ने क्या बताया, किस तरीके का लालच उनको दिया गया था, क्या कहा गया? जो पेरेंट्स आए थे तो प्रॉपर काउंसलिंग हुई थी, क्योंकि जब हम सुपुर्दी करते हैं बच्चों की पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स से जब हम लोगों ने काउंसलिंग की, हम लोगों ने बात की, तो पेरेंट्स से यही बताया कि मैडम देखिए, हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं और हमारे बच्चे फ्री में पढ़ाई करेंगे। उनका पूरा ये लोग जिम्मा ले रहे हैं कि यहाँ हम बहुत अच्छे सुरक्षित रखेंगे, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कराएंगे और उनका पूरा हम लोगों भरण पोषण और कपड़े जितना भी उनका खर्चा होता है हम लोग वहन करेंगे। इस लालच में पेरेंट्स ने भेजा हुआ था। जाहिर है NCRB की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। उसके बाद न सिर्फ CWC बल्कि तमाम महकमों में इस बात की बहस हो रही है कि कैसे बच्चों की तस्करी को रोका जाए। न सिर्फ बच्चों की बल्कि नाबालिग लड़कियों की तस्करी को भी कैसे प्रशासन रोक सके। तो क्या वाकई मध्य प्रदेश नाबालिग बच्चों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहा? NCRB की रिपोर्ट तो कम से कम यही कहती है। साल 2020 को लेकर जारी रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2020 के मुताबिक प्रदेश में बच्चों के साथ होने वाले अपराध के मामलों में बड़े पैमाने पर इजाफा दिखा और इसी के चलते मध्य प्रदेश सारे देश में बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित राज्य बनकर उभरा। साल 2020 प्रदेश के बच्चों के खिलाफ अपराध दर्ज हुए 17,008 केस, जिनमें कुल 8,751 नाबालिग शामिल थे। गायब होने वाले नाबालिगों में 7,230 लड़कियां शामिल हैं। बच्चों के साथ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। देश में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। 14,371 केस के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, जबकि 10,248 केस के साथ बंगाल चौथे नंबर पर है। वहीं आदिवासी इलाकों की बात करें तो यहां भी प्रदेश की जनता को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में देश में पहले पायदान पर है मध्य प्रदेश। साल 2019 में 1,922 केस दर्ज हुए, जबकि साल 2020 में आदिवासियों पर अत्याचार के 2,401 मामले दर्ज हुए। इनमें 20% उत्पीड़न के मामले बढ़ते नजर आए।
साल 2018 में एट्रोसिटी एक्ट के तहत 2401 मामले दर्ज हुए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत में भी उबाल दिखा। विपक्षी दल कांग्रेस को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका हाथ लगा। आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट देखी होगी, ये देश भर में मध्य प्रदेश अव्वल है जहां सबसे ज़्यादा बच्चे मिसिंग हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रिपोर्ट सामने आया है और सरकार जिस तरह से बालकों की सुरक्षा से लेकर के उनके विकास के लिए जो बात करते हैं उसका यह स्पष्ट सामने जो रिपोर्ट आया है वह दावा स्पष्ट उनका पोल खुलता है कि किस तरह से हमारे बच्चे आज असुरक्षित हैं, हमारे आदिवासी बच्चे जिस तरह से असुरक्षित हैं, गंभीर विषय है। और मेरा अनुरोध है कि ये जो रिपोर्ट है सरकार उसको वास्तविकता के रूप में स्वीकार करके इसको कैसे रोकें, इस पे सरकार को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। बट धर्मांतरण बड़ा विषय निकलकर सामने आया। हमने देखा कि गाँव में, आदिवासी गाँव में उन बच्चों को पढ़ाने के नाम पर बाहर ले जाया जाता है जो ईसाई बनने को तैयार होते हैं या ईसाई बन चुके होते हैं हाल में ही। तो ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। देखिए, गंभीर चिंता का विषय है और इसमें जो धार्मिक मूल्यों को इस तरह से आज चुनौती मिल रहा है, इस पे सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिए और सरकार को ये देखने की आवश्यकता है कि आखिर ये समस्या का उदय कहाँ से और किस कारण से होता है। विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ आने वाली हर रेटिंग पर सियासत होना लाजमी है, लेकिन नाबालिगों के अपहरण और तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राज्यसभा सांसद संपतिया उइके कहती हैं कि बीजेपी सरकार ने बच्चों की तस्करी रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। आज की रिपोर्ट में बता रही हूँ कि हर ग्राम पंचायत में एक रजिस्टर रखे हैं, एक सेक्रेटरी रहता है और वो रजिस्टर में कोई भी व्यक्ति गांव से यदि बाहर जाता है तो उसकी एंट्री होती है, उसको हम लोग सर्च करते हैं, उस पर हम लोग जानकारी लेते हैं कि यदि आपकी बेटी बाहर गई है तो किस कारण से गई है और किसके साथ गई है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे क्षेत्र के लोग बाहर जाते थे काम करने और अभी कोविड के समय में सभी लोग बाहर से अब वापस अपने अपने घरों की ओर आ गए हैं। मैडम, ये मैं जो आंकड़ा आपको बता रहा हूँ ये कोविड के पीरियड का ही है। 2020 में लॉकडाउन का वो दौर था। पुलिस की बैरिकेडिंग मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर के चौक चौराहों पर, हाईवेज पर थी। बावजूद इसके 7851 बच्चे मध्य प्रदेश से लापता हुए हैं। लड़कियां किडनैप हुई हैं। आप ही के क्षेत्र की लड़कियां, 19 लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया था तेलंगाना से। नहीं, वो लड़कियां तो वापस आ गई, आपका कहना ठीक है, वो उस बात को मैं नकार नहीं रही हूँ, बात सही है। और जो सामने थी, किंतु मैं जो बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे रोजगार का बहुत अच्छा अवसर है। हम लोग बार बार शासन प्रशासन के माध्यम से भी, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हम लोग बार बार ये बात को करते हैं कि आप लोग बाहर ना भेजें। जिस तरीके से हमारे आदिवासी भोले भाले बेटियों को या बच्चियों को बहला फुसला करके बाहर ले जाते हैं और ईसाईकरण कराते हैं, तो इस बात को मैं भी ये बात को जान रही हूँ। चूंकि मेरे जिले में भी ये स्थिति थी, वो तो बहुत अच्छा है कि हम लोगों ने यहाँ पे कुंभ रखा और महाकुंभ के कारण से जितने लोग ईसाईकरण में गए थे उनको वापस ले आए, उसमें आरएसएस का बड़ा अच्छा योगदान रहा। हमारे बच्चे बाहर जाने को क्यों मजबूर? जब स्कूल यहाँ है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं यहाँ हैं, तो वो क्यों दूसरे स्कूलों में, दूसरे स्टेट्स में 4 साल के बच्चा दाखिला लेने जाएगा? नहीं, पहले जाते थे, अभी की तो प्रश्न ही नहीं उठता। अभी 2020 की रिपोर्ट है मैडम। अभी जिस तरीके से, जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं थी और मेडिकल कॉलेज ना होने के कारण से हमारे यहाँ की बेटियाँ बाहर पढ़ने जाती थी। जो बाहर पढ़ने जाती थी, बाहर काम करने जाती थी, तो उनको भी लोग कहते थे कि नहीं, इनको किडनैप करके और ले गए। उस आंकड़ा में इसको भी गिनती करते थे। किंतु आज जो मैं बता पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो जिन्होंने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी दिया और हर ग्राम पंचायत के लिए 2,500 करोड़ रुपया हर जिले को उन्होंने मनरेगा के माध्यम से पैसे दे रहे हैं। तो मैं मानती हूं कि इतना ज़्यादा सरकार जब कर रही है तो हमको सामाजिक क्षेत्र में भी अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है, ये मैं भी महसूस करती हूं। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप और दावों के बीच मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में आज भी तस्वीर जस की तस है। तस्करी हो या फिर धर्मांतरण, दोनों ही मामलों पर बहस ज़रूरी है। हम भी उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट देखने के बाद मध्य प्रदेश सरकार की नजर इनायत आदिवासी इलाकों पर ज़रूर होंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।